जय हिंद फ्रेंड्स, द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पूरा एकेडमी यहाँ पे द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस लेके आता है। डिटेल डेली करंट अफेयर्स सारी की सारी डाटा यहाँ पे आपको एक जगह पर प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पे मैं कवर करता हूँ एडिटोरियल, पीआईबी का न्यूज़, डाउन टू अर्थ और फ्रंट लाइन। तो चलिए शुरू करते हैं हर बार की तरह यूपीएससी के प्रीवियस ईयर प्रीलिम्स क्वेश्चन से। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, वी अडॉप्टेड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन द ब्रिटिश मॉडल, बट हाउ डज आवर मॉडल डिफर फ्रॉम दैट मॉडल। तो हमारा मॉडल जो है कैसे ब्रिटिश से डिफर है, यहाँ पे बोला जा रहा है। तो स्टेटमेंट दे रहा है, एज रिगार्ड्स लेजिस्लेशन ब्रिटिश पार्लियामेंट इज सुप्रीम और सवरेन। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट सुप्रीम और सवरेन है, लेकिन इंडिया का जो पावर ऑफ पार्लियामेंट है वो लिमिटेड यहाँ पे बताई गई है। दूसरे स्टेटमेंट में बोल रहा है, इन इंडिया मैटर्स रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द अमेंडमेंट ऑफ एक्ट ऑफ पार्लियामेंट रेफर टू द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बाय सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को रेफर किया जाता है बोल रहा है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला ऑप्शन दे रहा है 1 only, दूसरा दे रहा है 2 only, तीसरा बोथ 1 and 2 और चौथा जो दे रहा है नीदर 1 नीदर 2। कौन सा सही है यहाँ पे कमेंट सेक्शंस में इसको आप ज़रूर लिखें, ताकि आपकी जो प्रैक्टिस हो वो अच्छे से हो सके और लंबे समय तक आप रिटेंशन पावर आपकी बढ़ सके। दूसरी जो है क्वेश्चंस आ रही है राइट टू प्रिवेसी को लेके। यहाँ पे बोली जा रही है राइट टू प्रिवेसी में कि राइट टू प्रिवेसी इज प्रोटेक्टेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये पहला ऑप्शन दे रहा है आर्टिकल 15, दूसरा दे रहा है आर्टिकल 19, तीसरा दे रहा है आर्टिकल 21 और चौथा दे रहा है आर्टिकल 29। तो किसके अंडर में ये चीज़ें आता है, इसकी डिटेलिंग आपको कल दी जाएगी सारी डिटेल इन्फॉर्मेशंस के साथ। अगर आपको पता हो तो आज कमेंट सेक्शंस में इसको आप लिखें। हर बार की तरह नेशनल पार्क यहाँ पे लेके आया हूँ। तो ये कल का जो नेशनल पार्क है वो आज आपका इसका आंसर के साथ देख सकते हैं। तो ये जो है तेलंगाना स्टेट के ये सारे नेशनल पार्क हैं। तो पहला जो आता है काशू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क, वो आपके तेलंगाना में स्थित है। महावीर हरिना वंशथाली नेशनल पार्क, ये आपके तेलंगाना में स्थित है। मुरुगवानी नेशनल पार्क, ये तेलंगाना में स्थित है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, स्टेट फीचर्स में तो डायरेक्ट दे देता है कि ये नेशनल पार्क किस राज्य में है मैच कराने के लिए। तो इसको ध्यान में रखें और उस हिसाब से आप क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं पीआईबी न्यूज़ की तरह। तो देखेंगे ये जो पीआईबी न्यूज़ है वो क्या कहता है। तो आज का पीआईबी न्यूज़, इंडो पैसिफिक का जो लीडर हैं वो क्वाड समिट को लेके यहाँ पे हुई है। तो जो क्वाड समिट हुई है आपके जापान के हिरोशिमा में चीज़ें हुई हैं। तो क्या बोली जा रही है यहाँ पे, क्लीन एनर्जी सप्लाई चेन की बातें बोली जा रही हैं। इंडो पैसिफिक बेल्ट में ट्रांजिशंस लाइए और इसको डेवलप करने की बातें बोली जा रही हैं। तो जो क्लीन एनर्जी है कहीं ना कहीं जो पोल्यूशंस को कम करेगा उसी की बातें यहाँ पर बोली जा रही हैं। दूसरा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर्स डेवलपमेंट करने की बातें बोली जा रही हैं। डिज़ाइन करिए, बिल्ड करिए, मैनेज करिए सस्टेनेबल तरीके से और इसको आगे लेकर चलने की बातें बोली जा रही हैं। तीसरा जो है पार्टनरशिप का बातें बोली जा रही हैं कि जो भी ओशियंस में केबल बिछाए गए हैं इंटरनेट ब्रॉडबैंड के लिए, उसको एक ब्रॉड लेवल पे ले जाकर के रखा जाए, ताकि जो कनेक्टिविटी हो वर्ल्ड की लास्ट माइल वो कहीं ना कहीं कनेक्ट रहे इंटरनेट से। ऐसी चीज़ें यहाँ पे बोली जा रही हैं। तो सिक्योर करने की भी बातें बोली जा रही हैं उसको, और डाइवर्सिफाई करने की भी बातें बोली जा रही हैं। केबल कनेक्टिविटी की बातें यहाँ पे निकल के आ रही हैं। आगे जो है क्वाड सपोर्ट कर रहा है क्या, ORAN डेवलपमेंट कहाँ पे, पलाऊ में। तो पलाऊ आपके कहाँ पड़ता है, तो आपका पैसिफिक ओशंस में एक छोटा सा जगह है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा, पैसिफिक रीजन में ये पड़ता है और इसकी सिक्योरिटी और इंडस्ट्री को इन्वेस्टमेंट करने की बातें यहाँ पे बोली जा रही हैं। क्वाड के इन्वेस्टर यहाँ पे फैसिलिटेट करेंगे किस चीज़ में, स्ट्रेटजिक टेक्नोलॉजी में ये इन्वेस्टमेंट करते हुए नज़र आएंगे। यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को भी लाने की बातें बोली जा रही हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट है। इस मीटिंग में, इस जापान के मीटिंग में क्वाड की जो समिट हुई है, और क्वाड में कितने मेंबर हैं, तो यहाँ पे 4 मेंबर हैं, तभी इसको क्वाड बोला गया है। पहला ऑस्ट्रिया, दूसरा जापान, तीसरा इंडिया और चौथा
यूएसए, ये 4 कंट्री मिलके क्वाड बनाती हैं और ये टैकल करती हैं पीस और डेवलपमेंट बना रहे कहाँ पर, आपके इंडो पैसिफिक ओशियंस में। तो इंडो पैसिफिक ओशियंस में पीस और कोऑपरेशंस बनाने के लिए ये जिम्मेदारी रखती हैं। कहीं ना कहीं चाइना को भी टैकल करने के लिए ये चीज़ें निर्माण करी गई हैं। आगे जो लीडर यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप को मैरी टाइम डोमेन को लेके चलना है और अवेयरनेस करना है कि कोई भी इशू इस रीजन में ना हो। तो इंडियन ओशियंस रीजन में यहाँ पे कोई इशू ना हो, पैसिफिक ओशंस में यहाँ पे कोई इशू ना हो, उसको डील करने के लिए उसी चीज़ के लेके यहाँ पे ये मीटिंग रखी गई है। तो क्वाड समिट कहाँ हुई है, उसके क्या क्या एजेंडा हैं, क्या क्या टॉपिक हैं, यहाँ पे सारी डिटेलिंग आपको दे दी गई है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे G7 की स्पीच में प्रधानमंत्री ऑफ इंडिया ने क्या बोला है यहाँ पे, तो उनका जो क्लाइमेट चेंज को लेके है काफ़ी अटेंटिव नज़र आए हुए हैं यहाँ पे। क्लाइमेट चेंज के और पर्यावरण के सुरक्षा और ऊर्जा को लेके यहाँ पे गंभीर चर्चा किए हैं। देखते हैं उनका जो मिशन लाइफ है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, कोलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, मिशन हाइड्रोजन, बायोफिल अलायंस और बिग कैट अलायंस, ये सारे अलायंस को यहाँ पे दर्शाते हुए नज़र आए हैं। कहाँ पर, जापान में। जापान में हिरोशिमा एक सिटी है, वहाँ पे G7 की मीटिंग ऑर्गेनाइज करी गई है जापान के द्वारा। तो वहीं पे ये अपना स्पीच इस भावना से दिए हैं। आगे बढ़ते हैं और वहाँ पे ये भी बताते हैं कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप जो सिस्टम है इंडिया के फार्मर उसको एडॉप्ट किए हैं, जिसके कारण वाटर की सेविंग्स हो रही है और प्रोडक्शंस भी हम लोगों का आगे बढ़ के आ रहा है। तो प्रोडक्शंस बूम कर रहा है, सस्टेनेबल एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं, सस्टेनेबल तरीके से कर रहे हैं। इस चीज़ पे फोकस करके हम लोग कहीं ना कहीं नेट जीरो की अगर टारगेट करते हैं कि इंडिया नेट जीरो इमिशन बनेगा, तो 2070 तक इंडिया टारगेट करके रख रहा है और धीरे धीरे अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते हुए निकल रहा है। 2030 की हम बात करते हैं, इंडिया का नेट जीरो इमिशंस रेलवे नेटवर्क को लेके होगा, यानी जो भी डीजल पेट्रोल से चीज़ें चलती थी, ट्रेन की, कोयला की, वो सारी चीज़ों को 2030 तक हम इलेक्ट्रीफाइड कर देंगे और कम से कम यहाँ पे नेट जीरो तक हम पहुँचने का निर्णय लिया है। तो ये रेलवे को 2030 तक नेट जीरो बनाने की बातें बोली गई हैं। इस समय में भारत की अगर रिन्यूएबल एनर्जी की टारगेट की बात किया जाए तो 175 गीगावाट तक पहुंच चुकी है, लेकिन 2030 तक हम इसको 500 गीगावाट बनाने की बातें कर रहे हैं। जो इन्वायरमेंटल कमिटमेंट है, हम लोग उस चीज़ को लेके कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की सोच रहे हैं और भारत की विकास की यात्रा में इन्वायरमेंटल कमिटमेंट एक बाधा नहीं है, बल्कि एक कैटलिस्ट का काम कर रही है, जो उत्प्रेरक का काम कर रही है और भारत तीव्र गति से अपने इस फील्ड में आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो क्लाइमेट की दिशा में ग्रीन और क्लीन टेक्नोलॉजी की बातें बोली गई हैं और ट्रांसफर टेक्नोलॉजी की बातें बोली गई हैं, किसको, उन कंट्री को जो ज़रूरत हो, जिनको टेक्नोलॉजी की ज़रूरत हो, जो लिस्ट डेवलप्ड कंट्री हैं, जो डेवलपिंग कंट्री हैं, जो इकोनॉमिक इमर्जिंग कंट्री हैं। तो उन कंट्री को कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करे, फिनेंशियल सपोर्ट किया जाए, तब जाके ये चीज़ें संभव हो सकेंगी। अदरवाइज केवल लिफाफे में बंद रह के, किताबों में बंद रह के ये सारी की सारी पॉलिसी रह जाएगी। आगे यहाँ पे बात करी जा रही है कि एक मेगा इंटरनेशनल इवेंट जो आपको मैं यहाँ पे बताया कि ये बिग कैट अलायंस है, उसके बारे में हम यहाँ पे डिटेलिंग देखेंगे। तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस आपके कर्नाटका में ऑर्गेनाइज किया गया इसी साल 2023 में 50 साल की ईयर्स को प्रोजेक्ट टाइगर को सेलिब्रेट करने के बहाने। तो यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे IBCA ऑर्गेनाइज किए हैं इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस और कंजर्वेशंस करने के लिए क्या 7 बिग कैट्स, जो कि इसमें कौन कौन आते हैं, टाइगर, लॉयन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जगुआर, पूमा, ये सारी चीज़ें प्लानेट को कहीं ना कहीं हार्बर करती हैं कि कैसे सस्टेनेबल तरीके से बैलेंस करके सारी चीज़ों को चलना है। देखिए, फूड चेन की एक विशेषताएं हैं कि अगर कोई भी चीज़ें ब्रेक होती हैं तो कहीं ना कहीं दूसरे को, तीसरे को, चौथे को इम्पैक्ट करता हुआ नज़र आता है। इसीलिए इस फूड चेन को हमें ब्रेक नहीं करना चाहिए। इसीलिए साउथ अफ्रीका से, नामीबिया से चीता भारत में लाके डाला गया है। तो यहाँ पे 2 कंट्री हैं जहाँ से 20 चीता को लेके आए हैं, वो साउथ अफ्रीका है और नामीबिया है। दूसरी जो बातें निकल के आ रही हैं, महात्मा गांधी की स्टैचू को यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है, एक बस्ट इनॉग्रेट किया गया है और ये इंडिया की तरफ से जापान को गिफ्ट है और ये कहाँ पे हुआ है, सिटी ऑफ हिरोशिमा में। तो ये किस चीज़ को रिजेंबल करेगा, सिंबल ऑफ फ्रेंडशिप को यहाँ पर
रिजम्बल करता हुआ नज़र आएगा, जो कि इंडिया और जापान का एक अच्छा रिलेशंस माना जाता है। और इसके स्कल्पचर कौन है, तो पद्मा भूषण भारत के अवार्डी श्री राम वंजी सुतार जी एक बहुत फेमस पर्सनालिटी, इन्होंने बहुत सारी मूर्तियों का स्कल्पचर किया है। तो ये बहुत फेमस पर्सनालिटी हैं जिनको पद्मा भूषण अवार्ड भी मिला हुआ है। दूसरा जो निकल के आ रहा है INSV तारिणी जो है वो है आपका 17,000 नॉटिकल माइल शिप से यहाँ पे कवर करके आपके ट्रांस ओशियन इंटरकॉन्टिनेंटल यात्रा यहाँ पे समाप्त हुई है। और इसको करने वाली लेफ्टिनेंट कमांडर डिलना है और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा, ये दोनों लोग पार्टिसिपेट किए हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बातें हैं। और ये एक अचीवमेंट है, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी एक सुनहरा अवसर यहाँ पे दिखता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बातें बोली जा रही हैं आगे कि किस प्रकार से G7 में हम उसका उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ध्यान रहे ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कब स्टार्ट हुआ था, तो 2016 से लेके 13 तक काउंट होती है। इससे पहले हम क्या यूज कर रहे थे, इससे पहले MDG यूज कर रहे थे, अभी SDG आ गया है लेकिन MDG यूज कर रहे थे। तो MDG क्या था, ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल कहाँ से शुरू हुआ, ये 2000 से शुरू होके 15 तक था। तो ये चीज़ें याद रखिएगा, ये 2000 से लेके 15 तक 15 ईयर्स के लिए था। तो अब जो सिस्टम है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ हमें चलना है। इसमें क्या बोला गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कि किसी भी रिसोर्स का अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम सस्टेनेबल तरीके से करें ताकि आने वाले जनरेशन को भी चीज़ें यूज करने के लिए बची रहें। पोल्यूशंस को नहीं फैलाना है, बैलेंस वे में समाज को लेके चलना है, प्रोडक्शंस का भी ख्याल रखना है, क्लाइमेट का ख्याल रखना है, जॉब का ख्याल रखना है, एजुकेशंस का ख्याल रखना है, हेल्थ का ख्याल रखना है। ये सारी चीज़ों का ख्याल रख के हमें पीस, प्रोग्रेस, पार्टनरशिप के तरीके से डेवलप करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं, पॉवर्टी, हंगर, हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर, सैनिटेशंस, अफोर्डेबल एनर्जी, डिसेंट इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्री इनोवेशंस की बातें बोली गई हैं, जेंडर इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, सस्टेनेबल कम्युनिटी की बातें बोली जा रही हैं, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शंस। इसके बारे में जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट लगता है आप यहाँ पे समझ सकते हैं। अगर देखिए कोई भी एक कंट्री है वो अनकंट्रोल्ड प्रोडक्शंस कर रही है तो अनकंट्रोल्ड पोल्यूशंस भी मचाएगी, अनकंट्रोल्ड डेवलपमेंट भी होगा। तो वहाँ पे तीनों चीज़ें अनकंट्रोल होगी, लेकिन हम लोगों का जो रिसोर्स है प्लैनेट की वो तो एक लिमिटेड है और लिमिटेड रिसोर्स होने की वजह से कहीं ना कहीं तब वो एक्सप्लॉइट कर रहा है। अगर वो एक्सप्लॉइट करेगा रिसोर्सेस का ओवर प्रोडक्शंस में तो कहीं ना कहीं आने वाली जो जनरेशन्स है इस पृथ्वी पे वो दिक्कतों का सामना करती हुई नज़र आएगी। जैसे किसी भी प्रकार से रिसोर्स की बात करी ले जाए, चाहे फॉरेस्ट से हो, चाहे आपका वाटर को कंसर्न में रखे हुए, तो हर प्रकार से रिसोर्स का अगर हम दोहन करते हैं एक निश्चित मात्रा से अधिक में तो हमें ये चीज़ें प्रॉब्लम में क्रिएट होगी। हमें अगर नहीं करेगी तो हमारी जनरेशन जो आने वाली है फ्यूचर में उसको कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट करती हुई नज़र आएंगी। इसीलिए कहा गया है यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशंस और प्रोडक्शंस की बातें बोली गई हैं। अब जिम्मेदारी तरीके से ओवर प्रोडक्शंस पे ना ध्यान दें बल्कि नीड के हिसाब से प्रोडक्शंस करें तभी जाके सही है। आगे जो बात करी जा रही है क्लाइमेट एक्शंस की, लाइफ बिलो वाटर की, लाइफ ऑन लैंड की, पीस, जस्टिस, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस की, पार्टनरशिप फॉर द गोल। तो सभी मिलकर यहाँ पे गोल को टारगेट करेंगे तभी ये चीज़ें प्राप्त हो सकती हैं। ये थी सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं आपको इस स्लाइड में बताया। इससे क्वेश्चंस यूपीएससी में कई बार पूछे गए हैं, आपको पता होना चाहिए। ये टॉपिक बहुत ही सेंटर कोर मानी जाती है जब भी यूपीएससी पेपर क्रिएट करता है। अभी रिसेंटली एग्जाम आने वाले हैं यूपीएससी प्रीलिम्स को और कहीं ना कहीं इस बार क्लाइमेट से क्वेश्चंस तो आएंगे ही आएंगे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं 4th एडिशंस का जो इंडोनेशिया का बाइलेटरल एक्सरसाइज समुद्र शक्ति हुई है वो कहाँ पे हुई है, तो साउथ चाइना सी में हुई है। ये याद रखिएगा बाइलेटरल एक्सरसाइज है, ये कौन सी आर्मी करती है, तो आपकी नेवी करती है। तो ये जो भी एक्सरसाइज है समुद्र के नाम से आप समझ सकते हैं सिंपली यहाँ पे। तो 4था एडिशंस है
समुद्र शक्ति एक्सरसाइज किससे रिलेटेड है, तो इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में होता है। कहाँ पे हुआ है, साउथ चाइना सी में हुआ है। दूसरी जो बातें और निकल के आ रही हैं कि जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 14 हुई थी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यहाँ पे क्या किए थे, तो UNCCD। तो UNCCD क्या है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन। तो जो भी विश्व में डिजर्टिफिकेशंस बढ़ रही है, जो भी फर्टाइल लैंड है वो फर्टाइल लैंड डिज़र्ट में कन्वर्ट हो जा रही हैं किसी भी क्लाइमेटिक प्रॉब्लम की वजह से, तो उसी को रोकने के लिए यहाँ पे बातें बोली जा रही हैं। तो इंडिया में ये चीज़ें इस्टेब्लिश करने की बातें बोली जा रही हैं, जो कि COE SLM यहाँ पे इस्टेब्लिश बोली गई है। तो ये 2019 में अनाउंसमेंट करी गई थी मोदी जी के द्वारा, और ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट, तो कैसे लैंड को मैनेज करके सस्टेनेबली हम यूज कर सकते हैं, उसी पे यहाँ पे बातें बोली जा रही हैं। और इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशंस के अंतर्गत यहाँ पे देहरादून में इसकी स्थापना करी जाएगी। अगर बात करें इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट मिनिस्टर की, तो आपके भूपेंद्र यादव यहाँ पे इसको फॉर्मली इनोग्रेट किए, कब, 20 मई 2019 में। तो ये देहरादून में स्थित है, ये भी याद रखिएगा, और ये इंस्टीट्यूशंस का फुल फॉर्म भी याद रखने योग्य है। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आ रही है फ्रेंड्स, ये एम्बर ग्रीज क्या है। तो एम्बर ग्रीज न्यूज़ में थी, इस पे क्वेश्चंस बन सकते हैं। कोई भी जो की पॉइंट होते हैं उससे UPSC क्वेश्चंस बनाने में नहीं थकता है, तो इसलिए स्टेट PCS UPSC इनके फेवरेट टॉपिक होते हैं। तो एम्बर ग्रीज क्या है वो हम देखेंगे। DRI अभी रिसेंटली डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने अभी धर दबोचा है एक गैंग रैकेट को, जो स्मगल कर रहे थे किसको, एम्ब्रिज को। तो ये एम्ब्रिज क्या है, एम्ब्रिज एक प्रकार से शार्क वेल के डाइजेस्टिव सिस्टम से निकला हुआ पार्ट है। तो ये पार्ट बहुत महंगी मार्केट में बेची जाती है। तो कौन से पोर्ट पे इसको पकड़ा गया है, टूटीकोरिन पोर्ट है। कमेंट सेक्शन में ये पोर्ट बताएं। चलिए मैं बता देता हूँ, ये तमिलनाडु राज्य के अंतर्गत ये पोर्ट आता है। उसकी एग्जैक्ट लोकेशंस आप हमें कमेंट सेक्शंस में बता सकते हैं। तो 18 किलो के आसपास एम्बर ग्रीज यहाँ पे, जिसकी वर्थ प्राइस 31 करोड़ रुपए मानी गई है और इलीगल तरीके से ट्रेड हो रही थी, जो अभी आपके DRI ने धर दबोचा है। तो एम्ब्रीज की बात करी जाए तो ये ग्रे कलर की होती है और सॉलिड होती है, वैक्सी होती है, फ्लेमेबल सब्सटेंस मानी जाती है। और ये किस में यूज होती है, कहीं ना कहीं फ्रेग्रेंस बनाने में, सेंट फ्रेग्रेंस बनाने में इसका उपयोग होता है। और आपको दिखा रहा हूँ ये जो एम्बर ग्रीज है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एम्ब्रिज के पिक्स कुछ इस प्रकार से दिखते हैं। और ये वही शार्क है जो आप इसके अंदर से ये चीज़ें, डाइजेस्टिव सिस्टम से ये चीज़ें निकलती हैं। इस शार्क को यहाँ पे लार्जेस्ट टूथ वेल भी बोला गया है। तो स्पर्म वेल को यहाँ पे कैचालोट या फिर लार्जेस्ट टूथ वेल भी बोला जाता है। अगर आ जाए तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि UPSC अलग नाम से भी क्वेश्चंस बना देती है। तो लार्जेस्ट टूथ प्रीडेटर जानी जाती है। इसकी वेट जो है मेल की 41,000 किलोमीटर, फीमेल की 14,000 kg, यहाँ पे किलोमीटर बोल दिया, माफ़ करिएगा, 41,000 किलोग्राम, यहाँ पे 14,000 किलोग्राम फीमेल की मानी जाती है। कंजर्वेशन स्टेटस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पाते हैं कि ये वल्नरेबल है। और गेस्टेशन पीरियड की बात करें तो ये 14 से 16 मंथ में बच्चे को जन्म देती हैं, ये प्रेग्नेंट होती हैं। उसके बाद जन्म का जो पीरियड होता है वही गेस्टेशन पीरियड माना जाता है। देखिए गेस्टेशन पीरियड से क्वेश्चंस UPSC पिछले क्वेश्चंस पेपर को उठा के अगर आप देखेंगे तो वह आपको मिलेगा। तो गेस्टेशन पीरियड, एलिफेंट का इशू निकल के आया था केरला में, एलिफेंट को कुछ खिला के वहाँ पे मार दिया गया था और वो प्रेग्नेंट थी। तो वो हाथी जो है वहाँ पे प्रेग्नेंट थी, जिसके कारण उसकी डेथ हो गई थी। और वहाँ से उसके क्वेश्चंस को लेके आया और गेस्टेशन पीरियड पे क्वेश्चंस UPSC डायरेक्ट आपके प्रीलिम्स में पूछ दिया था। तो इसलिए ये सब चीज़ें आपको याद होना चाहिए और इसकी क्लैरिफिकेशंस होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस को अपने क्लासरूम में डिस्कस कर पाएंगे, आप वहाँ पे चीज़ें टैकल कर पाएंगे। अदरवाइज वहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम नज़र आती है अगर आप इस चीज़ की क्लैरिफिकेशंस आपको नहीं होती है। क्लास की बात करें हम तो ये ममलिया क्लास में आता है। फैमिली इसका फिस्टेरिडिया होती है, जीनर फिस्टर होती है, और ये किंगडम जो है एनिमलिया में आता है, यानी एनिमल के किंगडम में आता है। लाइफ स्पेन अगर देखा जाए तो ये 70 साल या प्लस जी सकता है और ये बहुत
लंबा चौड़ा 50 फीट 60 फीट के आसपास भी ये चीज़ें होती हैं। तो ये बहुत बड़ा आप कह सकते हैं स्पर्म व्हेल आप स्क्रीन पे जो देख रहे हैं इसका साइज़ वो समझ सकते हैं। अगर इतने बड़े बड़े चीज़ें इसके डाइजेस्टिव सिस्टम से ही निकल रही हैं तो इसकी क्या स्थिति होगी। दूसरा जो पीआईबी का न्यूज़ निकल के आ रहा है वो है कि यूनियन होम मिनिस्टर और कोऑपरेशन मिनिस्टर जो अमित शाह जी दोनों लिए हुए हैं वो फाउंडेशन स्टोर रखे हैं किसका, परमानेंट कैंपस किस चीज़ का, नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग। तो ये कहाँ पे इनोग्रेट कर रहे हैं, तो द्वारका में गुजरात में 470 करोड़ रुपए की लागत से ये चीज़ें चल रही हैं। गुजरात के सीएम श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी यहाँ पे रिलीज कर रहे हैं पहली बार क्या, स्टेट का फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स। तो कौन कर रहा है, गुजरात कर रहा है, सीएम का भी नाम याद होना चाहिए। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर का टसल्स अभी रुका नहीं है, कहीं ना कहीं आपका दिल्ली की बात करें और यूनियन की बात करें तो हमें क्या प्राप्त होता है, इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा बना रहता है। तो क्या है कॉन्फ्लिक्ट, अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया वो ये आया जजमेंट 10 दिन पहले कि देखिए ये जो दिल्ली है अपनी वो यूनियन टेरिटरी है और एक पिक्यूलियर अपनी क्वालिटी रिजेंबल करती है अलग यूनियन टेरिटरी के अलावा। तो ये दिल्ली को पावर किस चीज़ की दिए हैं कि ब्यूरोक्रेट जो भी आप अपॉइंटमेंट करेंगे आप ट्रांसफ़र और पोस्टिंग की पावर रखते हैं। तो ट्रांसफ़र और पोस्टिंग की पावर दिल्ली गवर्नमेंट को जजमेंट के रूप में अभी रिसेंटली दे दी। लेकिन यहाँ पे क्या मुद्दा निकल के आ रहा है, यहाँ पे मुद्दा निकल के आ रहा है कि जो यूनियन है ना वो इससे असहमत हो गई और इस पे विचार करने के लिए बाध्य हो गई और रिसेंटली अभी यूनियन ये बोली है कि हम इस पे ऑर्डिनेंस लाएंगे और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को यहाँ पे दखल देंगे। तो यहाँ पे ऑर्डिनेंस लाने की बात करी गई है तो कहीं ना कहीं यूनियन यहाँ पे सीधे आपके जुडिशरी के खिलाफ जाता हुआ नज़र आ रहा है, उसके जजमेंट के खिलाफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। तो देखिए जो भी मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं इतनी मेजॉरिटी में आ जाती है तो वहाँ पे जुडिशरी कहीं ना कहीं वीक नज़र आती है। बात करी जाए आपके इंदिरा गांधी का जो केस है इमरजेंसी का, उस समय भी आप देख लीजिएगा ये चीज़ें कहीं ना कहीं निकल के आई है। तो यहाँ पे दिल्ली के चीफ मिनिस्टर केजरीवाल जी का क्या कहना है कि आम आदमी जो रिक्वेस्ट करेगी किससे, जो भी राज्यसभा के एमपीज़ हैं उनसे कहेगी कहीं ना कहीं आप बिल को पास होने बिल्कुल मत दीजिएगा, ये अपोजिशन गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करने के लिए बाध्य हो गई है। तो ये चीज़ें निकल के आई है। और जो दिल्ली का जो केस है पब्लिक ऑर्डर, लैंड पुलिसिंग, ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आता है, ये चीज़ें तीनों यूनियन के अंडर में आता है, बाकी चीज़ें दिल्ली गवर्नमेंट डील करती है। तो यही पावर है जो चीज़ें अभी रिसेंटली बताई गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, लेकिन ये इशू अभी आगे बढ़ती हुई नज़र आती है, देखते हैं आगे क्या होता है। यहाँ पे पीएम इंटरेक्ट कर रहे हैं बहुत सारी पर्सनालिटी से, जाहिर सी बात है यहाँ पे G7 की समिट हुई है। G7 की समिट कहाँ पे हुई है, आपके जापान के हिरोशिमा सिटी पे, जहाँ पे यूएस ने बमबार्डिंग करी है। तो यहाँ पे 2 बम गिराई गई थी जिसके कारण हिरोशिमा सिटी को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया गया। तो ये सेकेंड वर्ल्ड वार में ये चीज़ें चली थी। यहाँ वही जगह है जहाँ पे हिरोशिमा की G7 की मीटिंग हुई है और G7 के मेंबर यहाँ पे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे G7 के मेंबर कौन कौन हैं। तो यहाँ पे जर्मनी, यूके, फ्रांस, कनाडा, यूएस, इटली और जापान ये G7 के मेंबर हैं। ध्यान रहे G7 पहले G8 हुआ करता था, लेकिन रसिया को यहाँ पर से हटा दिया गया। तो रसिया जब क्रीमिया को ऑक्युपाई कर लेता है तो वहाँ पे उसको निकाल दिया जाता है और रसिया वहाँ से बाहर चला जाता है। और G20 की अगर हम बात करें तो G20 कंट्री भी यहाँ पे ये सारी कंट्री इंक्लूड हो जाती है, तो G20 बन जाती है। तो आज के डेट में G7 कंट्री, G इकोनॉमिक कंट्री आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो बात करी जाए यहाँ पे मोदी जी जो G7 की मीटिंग अटेंड किए हैं, तो कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से जापान से इंडिया से एक अलग प्रकार की बॉन्डिंग है, कल्चरल ट्रेडिशनल्स, उसको यहाँ पे दिखाते हुए वहाँ के प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा जी कहीं ना कहीं दिख रहे हैं। तो वहाँ पे मीटिंग किए हैं मोदी जी किससे, टोमियो मिजोकामी से, जो कि प्रोफेसर हैं आपके ओसाका यूनिवर्सिटी की, और ये लिंग्विस्टिक
पकड़ रखती हैं, किस पे, हिंदी पे, पंजाबी पे रखती हैं। दूसरा जो मीटिंग हुई है मिजोकामी से, जिनको पद्मा श्री अवार्ड भी 2018 में दिया गया था, किस चीज़ को प्रमोट करने के लिए, इंडियन लिटरेचर और कल्चर को जापान में प्रमोट करने के लिए इनको अवार्ड दिया गया था। तो ये चीज़ें याद रखिएगा, न्यूज़ में था इसलिए मैंने यहाँ पे डाल दिया। तो ज्वालामुखी का जो बुक है उनको प्रेजेंट करा गया है और ये एक एंथोलॉजी है, राइटिंग है 1980 का जापानीज स्कॉलर के कोहार्ट पे। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये सारी डिटेलिंग आपको इंपॉर्टेंट है। G20 के मेंबर इंपॉर्टेंट है, G7 से ये देखिएगा G7 में कितने मेंबर हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं नए न्यूज़ की तरफ, द हिंदू के। तो यहाँ पे निकल के आ रहा है उत्तर प्रदेश में जो नर्सेस की अचानक से शॉर्टेज मिली है हम लोगों को। तो नर्सेज की शॉर्टेज क्या मिली है, तो यहाँ पे बोली जा रही है स्टेट के पास 1.38 लाख नर्सेज हैं, मिडवाइफ भी हैं, जिनकी पॉपुलेशन 23 करोड़ उत्तर प्रदेश की मानी जा रही है। तो 23 करोड़ पॉपुलेशंस में लगभग 1.5 लाख भी नहीं है, ऐसा बोला जा रहा है। तो 270 करोड़ एलोकेट किया गया है कि हम क्या करेंगे, नर्सेज कॉलेज का यहाँ पे बिल्डिंग बनाएंगे, जिसके कारण लोग एडमिशन्स लेंगे और नए नए नर्स लोग तैयार होंगे, मेडिकल स्टाफ लोग तैयार होंगे। तो वर्ल्ड हेल्थ जो ऑर्गेनाइजेशंस है उसका क्या रिकमेंडेशन है, कम से कम 3 नर्स होना चाहिए 1000 पॉपुलेशंस पे। लेकिन उत्तर प्रदेश का डाटा देखते हैं और कैलकुलेट करते हैं पूरा, तो हमें 0.6 ही मिलता है, तो जो कि एक कम से भी बहुत ज़्यादा कम है। वहीं पे स्टेट की बात करी जाए तो स्टेट के पास बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं, लेकिन उसका उपयोग यहाँ पे सही तरीके से नहीं हो रहा है। इसका उद्देश्य क्या है, तो ये क्रिएट करना चाहता है इंफ्रास्ट्रक्चर, नर्सिंग कॉलेज खोलना चाहता है मेडिकल कॉलेज के कैंपस के आसपास, ताकि जो कोलाबोरेशंस हो डॉक्टर नर्सेज स्टाफ्स में कहीं ना कहीं अच्छे से कोलाबोरेट करके चीज़ें फंक्शंस करे। तो उसी के बारे में यहाँ पे बात करी जा रही है। उत्तर प्रदेश की दयनीय स्थिति होने के बाद अगर केरला को हम देखते हैं तो केरला में जो स्ट्रेंथ है वो 9 नर्सेज हैं 1000 पॉपुलेशंस पे। तमिलनाडु की बात करें तो 6 नर्सेज हैं 1000 पॉपुलेशन में। जो शॉर्टेज पड़ रही है आपके उत्तर प्रदेश में, जहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा है तो वहाँ पे बीमार भी कहीं ना कहीं ज़्यादा लोग, ज़्यादा केसेस निकल के आएंगे। तो ये चीज़ें हैं जिसके कारण यहाँ पे गवर्नमेंट स्टेप उठा रही है कि लोगों को हेल्थ को कंसर्न में लेके आगे चल रही है, इसलिए यहाँ पे चीज़ें आगे निकल रही हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है बहुत ही प्यारा वर्डिक्ट है, यहाँ पे उस वर्डिक्ट को हम देखेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं ये जल्लीकट्टू क्या है। तो आप ध्यान दें, ये जल्लीकट्टू आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये एक गेम है, कहाँ का, तमिलनाडु का ये गेम है। तो तमिलनाडु का गेम में क्या होता है, तो ये एक बुल है और ये बुल को यहाँ पे लेके दौड़ा जाता है, इसके पीछे इसके पूंछ को पकड़ा जाता है और इसको जीतने की, इसको कंट्रोल करने की बातें बोली जाती हैं। तो जो इसको कंट्रोल कर लेगा और जिसको जो इसका साथ नहीं छोड़ेगा बुल का, वो विक्ट्री कहलाता है, वो विजेता घोषित कर दिया जाता है। तो वह वहाँ की ट्रेडिशनल कल्चरल स्पोर्ट्स हो चुकी है जो वहाँ के तमिलनाडु के लोगों से जुड़ चुकी है। तो इसकी डिटेलिंग मैं क्यों दे रहा हूँ वो हम आगे समझेंगे। कॉन्फ्लिक्ट निकल के आ रही है स्पोर्ट पे यहाँ पे कि ये जो चीज़ें चल रही हैं वो कहीं ना कहीं एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट्स यहाँ पे बता रहे हैं ये क्रूएल एक्ट है और कहीं ना कहीं इसमें पेन और सफरिंग दोनों होती है। किसको, एनिमल को। तो एनिमल को यहाँ पे हम दौड़ाएंगे जिनके कारण दर्द होगा और बहुत सारी प्रॉब्लम भी निकल के आती है, ऐसा एनिमल एक्टिविस्ट यहाँ पे बातें बोल रहे हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो 2006 में जो बातें बोली हैं मद्रास हाई कोर्ट जज ने, तो यहाँ पे ये बोला कि जो रेकला रेस है आपके केरला का, तो वहाँ पे बुलेट कार्ट रेस होता है, इसको यहाँ पे होल्ड में रख दिया है। तो मद्रास हाई कोर्ट केरला 2006 की बातें हैं, ये टाइम पीरियड याद रखिएगा क्योंकि टाइम पीरियड से आप एनालिसिस कर सकिएगा कि अभी किस जजमेंट के ऊपर ये चीज़ें चल रही हैं। तो 2006 में मद्रास हाई कोर्ट यहाँ पे बैन करती है बुलेट कार्ट रेस को, उसी तरीके से यहाँ पे बैरेट कर देती है जल्लीकट्टू को भी, यहाँ पे इसी आधार पे यहाँ पे कर दिया जाता है। आगे देखते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट भी इसको सपोर्ट में नोटिफिकेशन जारी करता है। जी हाँ, बुल को कई सारी प्रॉब्लम होती है और एनिमल क्रूएल्टी को देखते हुए यहाँ पे इसको एग्जिबिटेड करने से, एग्जीबिशंस करने से, ट्रेनिंग करने से, यहाँ पे परफॉर्मेंस करने से हर प्रकार से यहाँ पे रोक देता है और रेगुलेट करता है कि जल्लीकट्टू जो है कहीं ना कहीं सही नहीं है, इसको बैन करना चाहिए। दूसरी बातें जो निकल के आ रही हैं कि अगर आप इसको रोक देंगे तो
ये किसका यहाँ पे डिस्कशन चल रहा है, तो ये यहाँ तमिलनाडु गवर्नमेंट के और वहाँ के सिटीजन्स लोग क्या बोलते हैं कि अगर आप इसको रोक देंगे तो कहीं ना कहीं सोसाइटी में एक डिवाइड फैल जाएगा। और वो किस रूप में, तो जो जल्लीकट्टू को परफॉर्मेंस देते हैं उनका भी यूजेज रुक जाएगा और जो स्टेट का ट्रेडिशन कल्चर है वो कहीं ना कहीं हैम्पर होता नज़र आएगा। तो अपने कल्चर से, ट्रेडिशन से तमिलनाडु दूर जाना नहीं चाहता, जो कि एक गलत बात है, जाना भी नहीं चाहिए। यहाँ पे ऐसी बातें बोली जा रही हैं। और जो अगर इसको प्रिजर्व नहीं करेंगे तो हम ये जो ब्रीड है जल्लीकट्टू के लिए जिस बुल का स्पेसिफिकली इस्तेमाल करते हैं वो बुल कहीं ना कहीं यूजलेस हो जाएगा और वो एक्सटिंक्ट के कगार पे चला जाएगा। ऐसा यहाँ पे अपना स्टेटमेंट रखा गया है, किसके सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा गया। तो ये क्रूएल्टी और इल ट्रीटमेंट की बातें जो बोली गई हैं इसको कहीं ना कहीं रेगुलेट कर लिया जाएगा, इसका मैटर नहीं है। लेकिन ये जो हमारी परंपरा है, कल्चर है, जिसको हेरिटेज तमिलनाडु मानती है, उसको चलाया जाए, ऐसा रिक्वेस्ट किया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट बैन इम्पोज किया था सारी चीज़ों को सुनने के बाद। और यहाँ पे सिमिलर स्पोर्ट्स इन्वॉल्विंग एनिमल इन 2014, तो 2014 में इसको बैन किया गया था। तमिलनाडु गवर्नमेंट भी रेगुलेट करी गई थी स्पोर्ट को और सेंट्रल गवर्नमेंट की सहायता से यहाँ पे इसको रोका गया था। और ये चीज़ें जो एनिमल क्रूएल्टी एक्ट आती है वो किस चीज़ में, तो प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी एनिमल एक्ट 1960 पीसीए जो है इकोसेंट्रिक लॉ यहाँ पे मिलकर बनाई गई थी। इस लॉ को उसके आधार पे इसको रोक दिया जाता है। और जो कोर्ट है क्या कोर्ट करता है कि 5 फ्रीडम है जो कि हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए अगर कुछ भी हम एनिमल के खिलाफ करते हैं या उसके साथ करते हैं। तो जो WHO का एनिमल हेल्थ गाइडलाइंस है उसको लेके यहाँ पे 5 चीज़ें बोली गई हैं। तो फ्रीडम फ्रॉम हंगर होना चाहिए, थर्स्ट मालनरिशंस होना चाहिए, और फ्रीडम फ्रॉम फियर और डिस्ट्रेस भी होना चाहिए, फ्रीडम फ्रॉम फिजिकल और थर्मल डिस्कम्फर्ट होना चाहिए। तो फ्रीडम फ्रॉम पेन, इंजरी, डिजीज़ की भी बातें बोली गई हैं, फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्रेस टू नॉर्मल पैटर्न ऑफ बिहेवियर। तो ये सारी चीज़ें पीसीए में बोली गई हैं जिसके कारण यहाँ पे कहीं ना कहीं फेवर किया है एनिमल राइट्स को लेके। लेकिन ये सारी चीज़ें जब जजमेंट आ जाती हैं तो तमिलनाडु में मैसिव एजिटेशंस होता है, विद्रोह होता है, वहाँ पे छिड़ जाता है। कहाँ पे, 2017 में ये चीज़ें होती हैं। कहाँ पर, आपके मरीना बीच चेन्नई में। तो मरीना बीच कहाँ पड़ता है, चेन्नई में, याद रखिएगा। चेन्नई कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु स्टेट के में पड़ता है। तो जल्लीकट्टू के लेके वहाँ के लोग प्रोटेस्ट करते हैं, डिमांड करते हैं गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट तीनों से यहाँ पे डिमांड रखते हैं, नो आप इसको अलाउ करो, आप इसे अलाउ नहीं करोगे तो हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे। वहाँ पे भयंकर मात्रा में लोग इकट्ठे होते हैं। कहाँ पर, आपके मरीना बीच में। तो ये चीज़ें निकल के आती हैं और वहाँ पे कहीं ना कहीं इस सब चीज़ को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर ये जो हैं पनीर सेल्वम वहाँ के उस समय रहते हैं और लेजिस्लेटिव मेजर्स ये जो लेते हैं और यूनियन गवर्नमेंट भी उसमें कोऑपरेट करती हुई नज़र आती है। तब जाकर कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट यहाँ पे अपनी इंस्ट्रक्शंस को जारी करते हैं और इनको रिमूव किया जाता है 2014 के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को। तो यहाँ पे इसको हटा लिया जाता है। अब देखिए यहाँ पे सीधे आ जाइए। तो कोर्ट यहाँ पे यही बातें बोलता है कि 17 का जो रूलिंग था अमेंडमेंट किया गया है और तमिलनाडु असेंबली इसको क्रूएल्टी को प्रिवेंट करेगी और 1960 को जो 1916 का जो प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी एक्ट है उसको ध्यान में रख के स्ट्रिंजेंट तरीके से लॉ फ्रेम करके इसको एग्जीक्यूट कराएगी और ये एक वैलिड रूप में गेम चल सकता है। तो कोर्ट यहाँ पे इसी चीज़ को सेटल करता है और कहता है कि अभी जो सिचुएशन है वो बिल्कुल बदल गई है जिसके कारण इस वर्डिक्ट को यहाँ पे अलाउ करता है। तो अगर इस वर्डिक्ट को अलाउ करता है तो कंबाला भी एक फेस्टिवल मनाया जाता है, एक स्पोर्ट रेस मनाया जाता है, बफेलो का रेस। ये कहाँ पे होता है, कर्नाटका में। बुलेट कार्ट रेसिंग कहाँ होती है, महाराष्ट्र में। तो ये दोनों चीज़ें भी अलाउ कर दी जाती हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो रेस है वो किस प्रकार से खेला जा रहा है। तो यहाँ पे ग्रुपिंग बना के खेल होती है, कौन सा ग्रुप जीतता है और जो बुल है उसको कहीं ना कहीं पूंछ पकड़ के आगे दौड़ाते हुए नज़र आते हैं, उसको कंट्रोल करने की भी बातें बोली जाती हैं। कितने लोगों की इसमें डेथ भी हो गई है, बहुत सारे मात्रा में लोग इंजर्ड भी हो गए हैं, कुछ इसमें बुल भी इंजर्ड
हो जाते हैं, क्योंकि उनको भगाना पड़ता है। तो लास्ट रूलिंग की अगर बात करें अभी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो इस पे दी है कि जो बेसिक आर्गूमेंट है जल्लीकट्टू को लेके वो कि इनकी कल्चरल हेरिटेज है तमिलनाडु लोग की, और इसको प्रिजर्व करने का इनको हक है, और इसको पुनः सुप्रीम कोर्ट एग्जामिन करती है। और ये 2014 के वर्डिक्ट को यहाँ पे नलिफाइड कर देती है, और ये कहती है कि आज का जो सिचुएशंस है बिल्कुल अलग है, और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इसी पे बात अपना रखती है और कहती है कि आप इसको कंडक्ट कर सकते हैं और जल्लीकट्टू को परफॉर्म कर सकते हैं। अभी इस ये जो कंडीशंस है कि ये स्टैच्यूटरी जो है वायलेशंस नहीं है, कोई भी नियम कानून के विरुद्ध नहीं है, और जो बैन थी जल्लीकट्टू पे वो भी हटा ली जाती है। तो ये थी जल्लीकट्टू से रिलेटेड सारी डिटेलिंग, कब प्रोटेस्ट हुई, कब बैन हुई, कब पुनः स्टार्ट कर दी गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो ये चीज़ें सारी डिटेलिंग इसकी मैं कवर कर दिया हूँ। आशा करता हूँ आपको सारी चीज़ें इसके रिगार्डिंग कवर हो गई होंगी। चलिए देखते हैं कर्नाटका के जो नए नए सीएम बने हैं सिद्धारमैया जी। तो श्री सिद्धारमैया जी आते ही 5 गारंटी स्कीम को यहाँ पे लॉन्च किए हैं। तो 5 गारंटी स्कीम इनकी क्या है, तो युवा निधि है जो 3,000 रुपये प्रति महीने ग्रेजुएट को दिया जाएगा, और 1,500 रुपये जो है डिप्लोमा होल्डर को दिया जाएगा। गृह ज्योति जो है 200 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी बिजली देने की बातें बोली जा रही हैं, जो कि आम आदमी के लिए बहुत राहत की बात हो जाएगी। गृह लक्ष्मी की योजना को देखें तो 2,000 रुपये पर मंथ वुमेन को देने की बातें यहाँ पे बोली जा रही हैं। अन्न भाग्य की बात करी जाए तो इसमें क्या आता है, 10 kg राइस जो है यहाँ पे देने की बातें बोली जा रही हैं। उचिता प्रयाणा की बात करी जाए तो यहाँ पे फ्री बस सर्विस वहाँ के वुमेन को मिलेगी, यानी उनको बस में ट्रेवल करते नो चार्ज पे करना पड़ेगा, आइए जाइए कहीं भी आपको कोई चार्ज नहीं मिलेगी। तो कहीं ना कहीं वुमेन एम्पावरमेंट पे भी ये चीज़ें हेल्प करेगा लोगों को, और वुमेन को आगे बढ़ते हुए जेंडर इक्वालिटी में भी मदद रखेगा। तो ये चीज़ें थी, सोशल सिक्योरिटी स्कीम लेके यहाँ पे कहीं ना कहीं आए हैं, और सिद्धारमैया इस चीज़ को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किए हैं अपने पहले ही सिटिंग में। दूसरी जो चीज़ें आप देख सकते हैं, मोदी यहाँ पे और जेलेंस्की की मीटिंग हुई है। ये G7 की जो मीटिंग थी आपके हिरोशिमा में, वहाँ पे दोनों लोग मिले हैं, और ये एक्सप्रेस किए हैं मोदी कि हम समझ सकते हैं कि यूक्रेन की सिविलियन किस पेन से गुजर रही है, और हम अपनी पूरी समर्थ लगा देंगे, पूरा पावर लगा देंगे, अगर आप चाहते हैं तो हम इस वार को रोकने में बहुत हद तक मदद करेंगे, जो हमसे बनेगा वो हम कर सकते हैं। रसिया से भी बात करने के लिए यहाँ पे तैयार हैं। तो यही चीज़ें यहाँ पे बोली जा रही हैं, देखते हैं किस हद तक ये चीज़ें आगे चलती हैं। कर्नाटका में एक न्यूज़ निकल के आ रही है कि जो भी कर्नाटका के खिलौने हैं, टॉयज़ हैं, उनकी कहीं ना कहीं डिमांड गिरती हुई नज़र आ रही हैं। वो किस कारण से कि चाइना का जो डंपिंग है टॉयज़ का वो बहुत हद तक बढ़ गया है, तो जिसके कारण वहाँ के लकड़ी के बने, मिट्टी के बने जो खिलौने हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे, वो कहीं ना कहीं गिरता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे मिस्टर बाबू जी हैं, ये फेमस पर्सनालिटी हैं यहाँ के, कहीं ना कहीं इस सब चीज़ में ये कार्य करते हैं। तो ये जो सवेनीर है, जो रिमेंबर जो करने के लिए, मोमेंटो बोल सकते हैं, ये किसी को गिफ्ट देने के लिए, ये सारी चीज़ें जो यादगार चीज़ें हैं, इस सब चीज़ों को सहेज के रखने में अपना अतुल्य योगदान दे रहे हैं। और केरला टूरिज्म इस पे फोकस कर रही है, प्रोडक्ट को ब्रांडिंग करने की बातें बोली जा रही हैं, और ये लगभग हर प्रीमियम गवर्नमेंट जो है इसको अथोराइज करने की बातें बोली गई, और ये लगभग इसको ब्रांडिंग बना देंगे जब, तो ये इसके प्राइस में, इसके पहुंच में, लोगों के पहुंच में भी आती हुई नज़र आएंगी, जिसके कारण इसका व्यापार बढ़ेगा। तो अगर चाइना के टॉयज़ इंडिया में आ रहे हैं तो उसको हम कैसे डील कर सकते हैं, सबसे पहले तो हमें चाइनीज़ का जो प्रोडक्ट है वो सोच के ख़रीदना होगा, और अपने प्रोडक्ट को हमें तवज्जो देनी होगी। तो अपने प्रोडक्ट को वैल्यू दें, तभी जाके हम कहीं ना कहीं इस चीज़ को डेवलप कर पाएंगे। अगर इंडिया के लोग चाइना के ही बस प्रोडक्ट पे डिपेंड रहेंगे तो इंडिया के प्रोडक्ट को कौन खरीदेगा।
चाइना तो आ नहीं रहा है इंडिया के प्रोडक्ट को खरीदने, तो हमें अपने प्रोडक्ट को वैल्यू देनी होगी, अपने प्रोडक्ट को रिस्पेक्ट करना होगा, उसके यूजेस के बारे में हमें देखना होगा। इंडिया का कोई भी प्रोडक्ट की बात करी जाए तो इंडिया का कोई भी प्रोडक्ट इसके कल्चर, ट्रेडिशंस, रिचुअल्स से जुड़ा हुआ होता है, उसी प्रकार से उसका डेवलपमेंट होता है। तो दूसरी चीज़ें जो है ये निकल के आ रही हैं कि अगर हम कोई भी टॉयज क्रिएट करते हैं, उसकी क्वालिटी, उसकी ब्यूटी, ये सारी चीज़ें चेक करके हमको रखनी चाहिए, तभी कहीं ना कहीं हम compete करते हुए नज़र आएंगे। यहाँ पे अपोजिशंस जो है ओथ सेरेमनी यहाँ पे हुई है किसकी, सिद्धारमैया की। तो यहाँ पे देख सकते हैं नीतीश कुमार, राहुल जी, प्रियंका गांधी और गहलोत साहब यहाँ पे पहुँचे हैं। तो जो बिग पर्सनालिटी है यहाँ पे पहुँची है, सारे लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। तो MK स्टैलिन साहब भी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और सिद्धारमैया के ओथ सेरेमनी में कहीं 24 में जो लोकसभा का इलेक्शंस है उसको टारगेट करके यहाँ पे चीज़ें देखी जा रही हैं। तो देखते हैं आने वाले इलेक्शन में किस हद तक ये चीज़ें चलती हैं। नेपाल के जो पुष्पा कमल दहल प्रचंड हैं वो अभी भारत विजिट करने वाले हैं और एक न्यू हिस्टोरिक विजिट यहाँ पे बताई जा रही है कि एक नई हिस्टोरिक विजिट ये होगी। देखते हैं आते हैं क्या डील होती है और जो बायलैटरल टाई है किस हद तक डेवलप होके आगे निकलती है। यहाँ पे रिसेंटली एक न्यूज़ आई है, इटली में जो है बहुत भयंकर फ्लड आई है, बाढ़ आई है, जिसके कारण वहाँ पे जान माल की क्षति पहुंची है। तो 14 लोगों की मृत्यु हो गई है, 36 से 40 हज़ार के आसपास लोग डिस्प्लेस हो गए हैं। तो एक जगह से दूसरी जगह लोग जाते हैं। जब भी कोई क्लाइमेट डिजास्टर होता है, क्लाइमेट प्रॉब्लम होता है, तो कहीं कहीं ह्यूमैनिटी को प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आज का जो क्लाइमेट प्रॉब्लम है वो मैक्सिमम एंथ्रोपोजेनिक है, यानी ह्यूमन के एक्टिविटी से किया हुआ प्रॉब्लम है। तो इसलिए ह्यूमन फेस कर ही रहा है, कहीं ना कहीं एनिमल, फ्लोरा, फौना भी इसको फेस करते हुए नज़र आ रहा है। तो हम लोग जिम्मेदार हैं हर प्रॉब्लम के, ये चीज़ें हमें समझनी चाहिए। इन सब चीज़ को डील करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो हमें रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट करना होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को ध्यान में रख के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। हमें अपने जो भी पोल्यूशंस एरिया है उसको कम करना होगा और जो है सस्टेनेबल यूज के लिए हमें फोकस करना होगा। तो ये एक ग्रुप है, ऐसी सारी की सारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अगर हम मान के चलते हैं तब जाकर कहीं ना कहीं क्लाइमेट को रोक सकते हैं। अदरवाइज़ ये ग्लोबल वार्मिंग ऐसे ही बढ़ता रहेगा तो हमें क्लाइमेट की प्रॉब्लम आती रहेगी। ईरान में बात करी जाए, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर रहे थे उनको अभी एग्जीक्यूट कर दिया गया है, फांसी दे दिया गया है। ये सब चीज़ें यहाँ पे न्यूज़ में निकल के आई हैं। तो एग्जीक्यूट किया गया है जो भी ह्यूमन ट्रैफिकर थे। ताइवान की प्रेसिडेंट यहाँ पे साई इंग वेन जो हैं यहाँ पे ये बोल रही हैं कि हम अपना पूरा प्रयास करेंगे, पीस और ट्रैंक्विलिटी बनी रहे, यहाँ पे स्टेबिलिटी बनी रहे। कहाँ पे? ताइवान स्ट्रेट चाइना के साथ। तो जो भी ताइवान का स्टेट है चाइना के साथ, उस जोन में ये बातें बोली जा रही हैं। दूसरी जो एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आ रही है, कैल्शियम 41 टू रेडियोमेट्रिक डेटिंग। तो ये डेटिंग के लिए कैल्शियम 41 का भी इस्तेमाल हो सकता है। कार्बन 14 का बात करें तो ये 50,000 साल तक ही ये चीज़ों को परख सकता था। इसकी एक लिमिटेशंस है। कार्बन 14 50,000 ईयर के आसपास तक ही ये चीज़ें कर सकता था। देखिए कार्बन डेटिंग की क्या प्रोसेस होती है। अगर कोई लिविंग एनिमल है तो वो कार्बन को एब्जॉर्ब करेगा, कार्बन को रिलीज करेगा, लेकिन अगर डेड एनिमल है तो वो कार्बन को रिलीज करेगा। तो उस कार्बन की रिलीजिंग की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस पे कार्बन डेटिंग होती है कि वो मरने के बाद कितना साल तक वो अपने कार्बन को रिलीज किया, उसी के आधार पे धीरे धीरे हम उसको जज कर सकते हैं। अब बात आ रही है यहाँ पे 99,400 ईयर्स का भी हम पता लगा सकते हैं। वो किससे? कैल्शियम 41 से। तो ये कैल्शियम 41 टेक्निक जो है वो एटम ट्रैप ट्रेस एनालिसिस के आधार पे यहाँ पे चीज़ें बताई जा रही हैं, जिसकी सहायता से और भी लंबे समय तक हम जीवाश्म को पता लगा सकते हैं कि ये कितने साल पुराना है और इसके बारे में हम जान सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के रूप में इसमें होगा और इलेक्ट्रॉन बेसिस पे ये चीज़ें निकलेंगी। वो कार्बन बेसिस पे थी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बेसिस पे निकलेगी। तो अर्थ साइंस में इसका ग्रेट एप्लीकेशंस होगा। हम कैल्शियम 41 का इस्तेमाल करके बहुत सारे रॉक का भी पता लगा सकते हैं, बहुत सारे बारे में इंफॉर्मेशंस ले सकते हैं।
ये थी आज की द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। आशा करते हैं आपको द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस पूरा एकेडमी की पसंद आई होगी। द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस में पीआईबी न्यूज़ के साथ डाउन टू अर्थ सारे करंट अफेयर्स डिटेलिंग आपको एक जगह पे मिल जाते हैं, ताकि हर प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको फ़ायदा मिल सके, वो भी एक जगह आसानी से प्राप्त हो सके। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस बाय पूरा एकेडमी। थैंक यू।